Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about mathematical tools. देखिए उसमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन में हो गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो बाय मिस्टेक प्लस कास एक्स लिख दिया गया, दैट विल बी माइनस कास एक्स. इसको हमने ग्रुप में भी लिखा हुआ था. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फिजिकल वर्ल्ड. और अपने फिजिक्स के टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग. फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड. कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है. आप रीड करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो देखो इसमें फिजिकल वर्ल्ड में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग साइंस. फर्स्ट टर्म हम लोग का है साइंस. यू ऑल आर वेल नोन बाय डेफिनेशन ऑफ साइंस. सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट नेचुरल phenomena obtained by experiment and observations is called science. किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में अगर हम सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज रखते हैं जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन होता हो तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं. नाउ सी अनदर टर्म टेक्नोलॉजी. दिस टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस. जो भी साइंस में हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसको अप्लाई करके उस तरह के डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है. टेक्नोलॉजी. नाउ सी है साइंस. देखो साइंस मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक लिविंग थिंग का साइंस है, एक नॉन लिविंग थिंग्स का साइंस. साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. ये लिविंग थिंग्स का साइंस बायोलॉजिकल साइंस, नॉन लिविंग में फिजिकल साइंस कहलाता है. नाउ बायोलॉजिकल साइंस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जूलॉजी एंड बॉटनी. इसमें एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं. फिजिकल साइंस भी दो सब ग्रुप में डिवाइडेड है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टर्म आप पढ़ते हैं किसी भी मैटर के बारे में. मेनली वी हैव टू डिस्कस दिस फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे. देखिए फिजिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. साइंस का एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम लोग नेचर के बेसिक लॉज को डिस्कस करते हैं जो वेरियस नेचुरल फिनोमेना में प्रोड्यूस होता है. सो यू ऑल शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. हाउ कैन यू डिफाइन फिजिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट नेचुरल लॉज, अबाउट बेसिक लॉज ऑफ नेचर इन्वॉल्व इन नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना में जो बेसिक लॉज नेचर में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. अब देखो यहाँ पर फिजिक्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. फिजिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स. इट इज द सेकेंड वन इज क्वांटम फिजिक्स. देखो क्लासिकल फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं. दो कैटेगरी है, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना मतलब लार्ज स्केल वाले जो फिनोमेना होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होगा, और इसमें माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे एटम, न्यूक्लियस, ये सब इसमें आएगा. बाकी जितने भी मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब ब्रांच जो आप पढ़ते हैं सब इसमें आ जाएगा क्लासिकल फिजिक्स. तो फिजिक्स की दो कैटेगरी जो हो गई, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे उनको स्टडी करेंगे. और ये माइक्रोस्कोपिक मतलब रिलेटेड टू द एटम एंड न्यूक्लियस. अब देखो इस फिजिक्स को जानने के बाद इसकी जो दो कैटेगरीज हैं, बाकी फिजिक्स हम लोगों की सोसाइटी में किस तरह इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं, अपने सराउंडिंग में फिजिक्स का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रोल है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे. हम लोग सोसाइटी में क्या रोल है एक बार देख लीजिए, क्या क्या टर्म है. अब देखिए यहाँ पर नेचर में फंडामेंटल फोर्स को स्टडी कर रहे हैं हम लोग. इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस इन नेचर. तो नेचर में कुल 4 टाइप के बेसिक फोर्सेस होते हैं. अब इसमें भी दो तरह के टर्म आते हैं. देखिए एक लिखा है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब लार्जर स्केल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स को स्टडी करें जिसका मास बहुत अधिक हो, तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आएगा. इसमें दो फोर्स आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में यूज होते हैं. और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जैसे बताया, माइक्रोस्कोपिक का मतलब एटम, न्यूक्लियस, इनसे रिलेटेड टर्म होता है.
तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी दो फोर्सेस हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी जितना भी फोर्स हम लोग पढ़ते हैं वो इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस के फॉर्म होते हैं। जितना भी फोर्स आज तक आप पढ़े हो या पढ़ोगे वो इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के फॉर्म होते हैं। अब इनको सेपरेटली हम लोग यहाँ डिस्कस करें। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास बॉडीज। आपने इसके लिए फार्मूला भी लिखा होगा न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, G m1m2/r², ये फोर्स का फार्मूला है, जिसमें कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मासेस हैं, r डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ड्यू टू देयर मास, जो फोर्स आप अट्रैक्शन एक्ट करेगा उससे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द बेसिक काज। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटन। ये ग्रेविटन एक पार्टिकल है जिसके एक्सचेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है। अट्रैक्शन इसका नेचर है। साथ साथ एक और टर्म जानो कि ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। वीकेस्ट मतलब इससे वीक नेचर में दूसरा कोई फोर्स नहीं है। पूछा जाए आपसे कि विच वन इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ सी दिस सेकंड वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें दो तरह के फोर्स आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट Q1 Q2/r², ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच में एक्ट करता है। ऐसे दो मैग्नेटिक पोल हैं, उनके बीच ही फोर्स एक्ट करता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कांस्टेंट m1 m2। अब यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ है m1 m2, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सेपरेबल नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे मान लो टेंशन का कोई फोर्स हो, इलास्टिक फोर्स हो, स्प्रिंग में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये सारे फोर्स इसी में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों चूँकि सेपरेबल नहीं है, इसलिए इसके कंबाइंड फॉर्म को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय एक्सचेंज ऑफ फोटॉन, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटॉन के एक्सचेंज से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। नाउ सी दिस थर्ड वन, इट इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जान लीजिए कि ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर है, स्ट्रांगेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स था वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड दिस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मेसन। मेसन एक अनस्टेबल पार्टिकल है और इसके एक्सचेंज की वजह से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसी की वजह से न्यूक्लियर स्टेबल बना हुआ है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर तक ही एक्टिव होता है। ये मेसान यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं, पाई मेसान, म्यू मेसान, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो ये न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसका नेचर भी अट्रैक्शन का होता है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो हम लोग पढ़े हैं, अट्रैक्शन का नेचर भी होता है, रिपल्सन का नेचर भी होता है। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन का नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन का नेचर है। दिस वन इज स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। केवल न्यूक्लियस के भीतर ही ये फोर्स प्रोड्यूस होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस तक ही ये फोर्स प्रोड्यूस होगा। डिस्टेंस उससे अधिक होने पर ये फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब न्यूक्लियस से उसके पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कहीं न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स अल्फा बीटा ये सब पार्टिकल्स जब रिलीज होते हैं, उनके बीच लगने वाले फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैसिव वेक्टर बोसॉन्स। इनके एक्सचेंज की वजह से, इनके ट्रांसमिट होने की वजह से वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर आइए, ये जो सभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम लोग पढ़ लिए, उसमें इसको लिखे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स को, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को कहा गया स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। इन सभी फोर्सेस में क्या रिलेशन है, देखो Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fw मीन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, Fe मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दिस वन इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें ये रिलेशन है 1:10⁻25
is to 10 power 36 is to 10 power 38. This one is the strongest force in nature. This one is weakest force in nature. अब इसके बाद एक और टर्म जनरली यूज होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंटरेक्टिंग बाय ईच अदर इज कॉल्ड अ सिस्टम। जैसे चॉक एक सिस्टम है, बोर्ड एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करता हो उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। मीन द सिस्टम ऑन विच नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसी के साथ कंजर्वेशन लॉ भी फिजिक्स से पढ़े जाते हैं। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको कहा गया कि कंजर्व होती हैं, टाइम के साथ उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो उनके साथ जो लॉ, वो जिस लॉ को कंटेन करते हैं उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। देखो 4 कंजर्वेशन के लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू ऑल आर वेल नोन बाय दिस लॉ। द एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another form. इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप लोग 9th में पढ़े हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ऐसे ही लीनियर मोमेंटम के जैसा टर्म एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो रोटेशनल मोशन में आएगा, 11th में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये भी कंजर्व्ड होता है। इससे रिलेटेड जो कंजर्वेशन लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इफ नो एनी टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कोई टॉर्क एक्ट ना करे तब ये कंजर्व्ड होगा। एंड फोर्थ वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आप लोग 10th में पढ़े हुए हैं। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one object to another object. जैसे आप जानते हैं चार्जिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। ये 4 बेसिक लॉज हैं, इसको भी आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ऑल दिस 4 बेसिक लॉज, कंजर्वेशन लॉज एंड 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इनके क्या रिलेशन हैं, क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से प्रोड्यूस होता है। यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ साइंस, यू शुड आल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थ्योरेटिकल टर्म है, एक बार अपने बुक से रीडिंग भी लगाइए, फिर इसको समझिए, सर्वेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करो। इसके बाद का टॉपिक हम लोगों का होगा यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह उससे स्टार्ट होंगे इसके अगले चैप्टर से। यहाँ से पहले एक बार देख लो क्लियरली, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर दिया जाएगा। थैंक्स।